हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं मैरी माय हस्बैंड का पार्ट 7 एक्सप्लेन करने जा रही हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पार्ट 7 में हम देखते हैं कि जीवन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करने के बाद यूजी ने उसे घर भेज दिया था और वो अपने घर में यही सोच रही थी कि यूजी ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया सडनली। अगले दिन ऑफिस में जब जीवन पहुंचती है तो नोटिस करती है कि यूजी आज ऑफिस भी नहीं आया। उसी वक्त ऑफिस में मिस यांग आती है, जिस पर मिस्टर किम चिल्लाने लग जाते हैं और बोलता है कि अब तो तुम बॉस बन गई हो, फिर भी इतनी देर से आई हो। तुम्हें तो हम सब के आने से पहले यहाँ पर होना चाहिए। ये सब बोलकर वो उसे परेशान करता है, लेकिन मिस यांग उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। अब जब हेयोन, जीवन और मिस यांग तीनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, तब जीवन मिस यांग से बोलती है कि अब आप तो बॉस बन चुकी हैं और मिस्टर किम आपके अंडर काम करते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से जवाब देकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकतें करके वो आगे आने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए भी आपकी बुरी इमेज बना रहे हैं। तभी मिस यांग को उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जो कि उसे घर पर जल्दी आकर अपनी बेटी को संभालने के लिए बोल रहा था, जिनकी ये बातें जीवन भी सुन रही थी। जीवन अभी उनसे बात करती है और उन्हें समझाती है कि अगर उनके हस्बैंड घर पर रहकर भी उनकी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहे तो उन्हें इस चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स की मदद लेनी चाहिए। साथ ही जीवन यहाँ पर उनसे यूजी के बारे में पूछती है कि आज वो ऑफिस क्यों नहीं आया। तो मिस यांग यहाँ पर बताती है ज़रूर उसे कोल्ड हुआ होगा, आज उन्होंने सिक लीव ली है। ऑफिस के बाद जीवन घर पर जाकर यूजी के लिए पोरिज बनाती है और यहाँ पर उसे याद आता है कि जब मिनहॉन बीमार था तो उसके लिए भी इसी तरीके से पोरिज बनाकर उसका ख्याल रखती थी, लेकिन वो उसके एफ़र्ट्स को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता था, उल्टा उस पर चिल्लाता था और कभी भी उसे नहीं खाता था। और वो हिम्मत करके उसके घर पर जाकर बेल रिंग करती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो उसे लगता है यूजी घर पर नहीं है और यहाँ से जाने वाली थी, पर तभी उसे अंदर से कैट की आवाज़ आती है। इसलिए वो खुद ही यूजी के घर का लॉक खोल के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसने उसे पासवर्ड बताया हुआ था। अंदर जाते ही वो देखती है कि यूजी ज़मीन पर गिरा हुआ था। वो उसे संभाल के उठाने की कोशिश करती है और साथ में हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, पर वो यहाँ पर उसे बताता है कि डॉक्टर आया था, उसने दवाइयाँ खा ली है। फिर वो उसे बोलने लग जाता है कि अब वो किसी बोट में नहीं है और उसकी लाइफ स्टेबल हो चुकी है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये चीज़ जीवन ने नशे में उस वक्त यूजी से बोली थी, जैसे कि वो एक बोट में सवार है और वो एक स्टेबल लाइफ चाहती है। तो यूजी ने विश किया था कि काश उसे एक स्टेबल लाइफ मिल सके। जो सुनकर जीवन को याद आता है कि ये सब उसने नशे की हालत में जिस इंसान से बोली थी वो कोई और नहीं बल्कि यूजी था, क्योंकि उस वक्त उसका चश्मा टूट गया था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाई। यूजी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान गया था, और उसे ये भी बताता है कि उसके मन में हमेशा से उसके लिए फीलिंग थी और वो उसके लिए स्टेबल बनना चाहता था। पर ये जानकर जीवन काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि वो यूजी को कभी पहचान ही नहीं पाई। दूसरी तरफ हम योनो को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होकर अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, पर तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए हेयुन आती है, जो कि उसके लिए 2 कॉन्सर्ट की टिकट्स लेकर आई थी ताकि वो जीवन के साथ वहाँ पर जा सके। पर योनो टिकट को देखकर इमोशनल हो जाता है और बताता है कि जीवन उसे पसंद नहीं करती। सीन अब यहाँ से वापस से जीवन पर आता है, जो कि रात में यूजी की देखभाल कर रही थी और उसके पास ही रुकती है, क्योंकि उसे काफ़ी तेज़ बुखार था। अगली सुबह जैसे ही यूजी की आँख खुलती है तो अपने पास जीवन को सोता हुआ देखता है। तभी जीवन की भी आँख खुल जाती है। वो चेक करती है कि यूजी को अब फीवर नहीं है और फटाफट से उठकर ऑफिस जाने लगती है, पर यूजी उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जीवन उसके सपने में है, जबकि वो तो वहाँ पर रियल पर थी। इस पर जीवन उसे बोलती है कि उसे एक अच्छे इंसान की तरह सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिसके लिए यूजी हाँ कर देता है, लेकिन फिर वो हंसकर बाहर चली जाती है, क्योंकि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। वो अभी हक करके उसे समझाती है कि अगर यूजी उसके लिए सही इंसान नहीं है फिर भी वो उसके साथ ही रहना चाहती है, और बात रही अगर रेगरेट करने की तो वो दोनों साथ में इसका रेगरेट कर लेंगे, क्योंकि यूजी की वजह से जीवन अपनी नई लाइफ में लोगों पर ट्रस्ट करना सीखी थी और उसे रियलाइज़ हुआ था कि मिनहॉन और सुमिन के जैसे बुरे लोगों के अलावा काफ़ी अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। जो सुनकर यूजी भी उसे हक कर लेता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मान जाता है और दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, क्योंकि अब दोनों ने एक दूसरे को सीक्रेटली डेट करने का डिसाइड कर लिया था। यूजी जीवन को ऑफिस के दूसरे साइड पर ड्रॉप कर देता है और रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। ऑफिस के बीच में यूजी जीवन को मैसेज करके पूछता है कि क्या वो वीकेंड पर फ्री है, तो जीवन उन दोनों को अस कहकर एड्रेस करती है, जिससे यूजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब जब जीवन किसी काम से दूसरे फ्लोर पर जाने लगती है तो मिनहॉन उसके पीछे जाकर उससे बात करने के लिए बोलता है और बोलता है कि उन दोनों को ऐसा भी नहीं करना चाहिए जैसे कि वो एक दूसरे को जानते ही ना हो, क्योंकि अभी भी सभी लोग ऑफिस में मिनहॉन की बातें कर रहे थे। लेकिन जीवन उसे ये कहकर चली जाती है कि उसे सब कुछ पहले सोचना चाहिए था।
अब वो लिफ्ट के अंदर आ जाती है जहाँ पर पहले से ही मिस्टर ली मौजूद थे, जिन्हें देखकर मिनहोन वहाँ से चला जाता है और स्टोर में पहुंचकर अपना गुस्सा निकालने लगता है। इसके बाद वो सोमिन को अपनी मॉम से मिलवाता है क्योंकि अब वो दोनों शादी करने वाले थे, जहाँ पर मिनहोन ने अपनी मॉम से झूठ बोला होता है कि सोमिन काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, और सोमिन भी यहाँ पर काफ़ी सारे झूठ बोल देती है कि उसकी मॉम तो मिनहोन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। जो सुनकर उसकी मॉम भी बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो क्योंकि तुमने मेरे बेटे को पसंद किया। मॉम के जाने के बाद सोमिन बोलती है कि तुमने अपनी मॉम से झूठ क्यों बोला कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सच बोलना चाहिए। इस पर मिनहोन बोलता है कि अच्छा, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुमने तो कोई झूठ ही नहीं बोला, मैं तुम्हारी मॉम से कब मिला। जो सुनकर वो भी चुप हो जाती है क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही थे, एक नंबर के झूठे इंसान। फिर मिनहोन उसे यहाँ से छोड़कर चले जाता है और खुद ही घर जाने के लिए बोलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जीवन और यूजी डेट पर जा रहे थे, जहाँ दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सोमिन मिनहोन की शादी उसी हॉल में होने वाली है जहाँ पर जीवन और मिनहोन की शादी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जीवन के कहने पर मिस यांग अपने पेरेंट्स से हस्बैंड की शिकायत करती होती है, जहाँ उनके पेरेंट्स के सामने उसका हस्बैंड बहुत ही अच्छा बनने की एक्टिंग करता है। पेरेंट्स यहाँ पर उसे बोलने लग जाते हैं कि तुम घर पर रहते हो और कोई काम भी नहीं करते, क्या तुम बच्ची को भी नहीं संभाल सकते। मेरी बेटी जॉब पर जाती है, तुम्हारा और बच्ची का ख्याल भी वही रखेगी क्या। फिर वो उसे अपने रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने के लिए बोलते हैं ताकि वो वहाँ पर उनकी बच्ची को भी लेकर आ सके, ताकि वो सभी साथ मिलकर उसका ध्यान रखें, जिस चीज़ के लिए उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। ये न्यूज़ मिस यांग जीवन को भी देती है और थैंक्स बोलती है उसे सही डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए, जिससे जीवन बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर यूजी और जीवन साथ में लंच करके बीच पर वॉक करते हैं, जहाँ पर यूजी उसे बोलता है कि तुम मुझे मिस्टर यूजी बोलना कब बंद करोगी। तो बोलती है कि मैं इसके अलावा तुम्हें क्या बुलाऊं, और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड्स तुम्हें क्या बुलाती। पर वो उसे बताता है कि उसकी लाइफ में अभी तक जीवन से पहले कोई भी नहीं आया था और अब वो वही हमेशा रहेगी। जो सुनकर वो उसे हक कर लेती है। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर केम मिस यांग की सीट पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक न्यू एम्प्लॉय आता है जो कि मिस्टर केम को मैनेजर समझकर उससे ग्रीट करने लगता है। इस वक्त वहाँ पर मिस यांग आती है तो उसे देखकर किम उसकी सीट से उठ जाता है और बोलता है कि जल्द ही ये सीट उसे वापस मिल जाएगी क्योंकि मिस यांग उसे डिज़र्व नहीं करती। वो उसे और भी चीज़ें बोल रहा था। तब जीवन इशारे में मिस यांग को जवाब देने के लिए बोलती है। इस पर मिस यांग भी चुप नहीं रहती और उसे बोलती है कि ये सब बकवास करने की बजाय अच्छा होगा कि तुम अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, क्योंकि वो तो उसकी बातों से भी ज़्यादा ख़राब थी। जो सुनकर बाकी सभी लोग हंसने लग जाते हैं। जो सुनकर किम बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो। वो उसे बोलती है कि तुम भूल गए क्या, तुम मुझसे जूनियर हो, इसलिए अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट से बात करोगे तो मैं भी तुमसे रिस्पेक्ट से बात करूंगी। अब किम कुछ भी नहीं बोल पाता और चला जाता है। टेरेस पर उसके पास मिनहोन आकर उसे सिगरेट ऑफर करता है क्योंकि अब इन दोनों की हालत एक जैसी थी। मिनहोन उसे बोलता है कि एक मर्द को ना एक मर्द ही समझ सकता है। तो मिस्टर किम उसकी बातों में हाँ मिलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सच में सोमिन से शादी करने वाले हो। तो वो मना कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर वो फिर से खुश हो जाता है और उसे आज शाम को उसके साथ सोनाबाद में चलने के लिए बोलता है। पर मिनहोन मना कर देता है क्योंकि आज मिस योंग ने अपने डैड के रेस्टोरेंट में सभी के लिए पार्टी रखी थी उसके प्रमोशन के लिए। पार्टी में हम देखते हैं मिनहोन कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, पर मिस यांग सभी के लिए टॉस रेज करती हैं और थैंक यू बोलती हैं। इसी वक्त वहाँ पर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं जो सभी लोगों के लिए मीट लेकर आते हैं और बोलते हैं कि मिस यांग उनकी प्रिंसेस है, तो सभी लोग उनका अच्छे से ख्याल रखें क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये सुनकर जीवन को अपने डैड की याद आ जाती है क्योंकि वो भी उसे प्रिंसेस कहकर ही बुलाया करते थे और मन में सोचती है कि उसके डैड जैसा चाहते थे वैसा आज हो चुका है क्योंकि वो सही इंसान यानी कि यूजी के साथ थी। पर तभी वो यहाँ पर मिस यांग के हस्बैंड को भी देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की के साथ मिस यांग को चीट कर रहे थे। ये चीज़ उन्हें काफ़ी अजीब लगती है पर वो इस बारे में फ़िलहाल के लिए मिस यांग को कुछ नहीं बताते। अंदर मिस्टर ली को यहाँ पर देखकर हेयुन शॉक हो जाती है और पूछती है कि मिस्टर ली यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मिस यांग बताती है कि उन्हें मैंने यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया था। जो सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसका भाई था और वो ऐसे ही किसी पार्टी में नहीं आता था, लेकिन मिस यांग के बुलाने पर आ गया। अगले दिन मिनहोन, उसकी मॉम और सोमिन ये तीनों एक घर देखने के लिए जाते हैं ताकि शादी के बाद ये दोनों उसमें रह सके। जो सुनकर मिनहोन हैरान हो जाता है और अपनी मॉम से बोलता है कि आपने तो कहा था ना कि शादी के बाद आप मुझे घर दिलाएंगे। तो बोलते हैं कि हाँ मैं दिलाऊंगी, लेकिन जब तुम्हारी शादी को 2 साल हो जाएंगे तब। जो सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी ये लोग शादी की तैयारी में लग जाते हैं जहाँ मिनहोन की मॉम सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी और सोमिन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, यहाँ तक कि उन्होंने शादी के कार्ड भी अपनी पसंद के छुपाए थे।
जो कि बहुत ही सस्ते और पुराने टाइप का इनविटेशन था। ये देखकर सोमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मिनहोन पर चिल्लाने लगती है। पर वो यहाँ पर बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मॉम से जाकर बात करो ना। लेकिन वो बोलती है कि मैं उनसे ये सब कैसे कह सकती हूँ, तुम्हें अपनी मॉम को समझाना चाहिए। पर उससे तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी गेम खेलने में लगा हुआ था। जहाँ सोमिन की हालत भी पहली वाली जीवन की तरह हो चुकी थी। अगले दिन सोमिन एक नया इन्विटेशन कार्ड बनवाकर जीवन को भेजती है और उसे शादी में आने के लिए बोलती है। तो जीवन ये इनविटेशन यूजी को भी फॉरवर्ड कर देता है। तब भी ऑफिस में सभी लोगों के मेल पर ये वेडिंग इनविटेशन जाता है, जो देखकर सब लोग उसके बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करके उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर रहा है। ये जानकर मिस्टर किम भी हैरान होते हैं। पर जब ये बात मिनहोन को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मिस्टर ली से कंप्लेंट करने के लिए चला जाता है और चिल्लाने लगता है कि आखिर ये न्यूज़ उन लोगों ने ऑफिस में क्यों सर्कुलेट की। तो वो उसे बताते हैं कि जब कोई भी एम्प्लॉय शादी कर रहा होता है तो उनके डिपार्टमेंट को उसका इनविटेशन जाता है, क्योंकि बाकी लोग भी तो शादी अटेंड करने जाते हैं ना, और तुम्हें भी हनीमून के लिए छुट्टियां चाहिए होंगी। पर वो बोलने लगता है कि ये सब कुछ मैंने करने के लिए नहीं बोला था। इसके बाद मिस्टर ली लिफ्ट के अंदर यूजी से मिलते हैं, जहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि मैं समझता हूँ तुम जीवन को पसंद करते हो, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें मिनहोन और सोमिन के बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन वो उसे साफ साफ बोल देता है अगर कोई भी चीज़ जीवन को कंसर्न करेगी तो मुझे भी कंसर्न करेगी। मिस्टर ली को फिर हम ग्रैंडपा के साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा ने यूजी और जीवन पर नजर रखी हुई थी। और जब वो दोनों डेट की फोटोज देखते हैं जिसमें यूजी काफी ज्यादा खुश लग रहा था, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ग्रैंडपा ने जानबूझकर मिस्टर ली को ऑफिस में भेजा था ताकि वो यूजी का ख्याल रख सके, क्योंकि वो हमेशा से अपने इमोशंस को काफी सरप्रेस करके रखता था। घर पर हम जीवन और यूजी को साथ में देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यूजी ने ही वो इनविटेशन कार्ड पूरे ऑफिस में सर्कुलेट किया था, जो जानकर जीवन काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो उसकी फ़िक्र करने के लिए वहाँ पर यूजी था। दूसरी तरफ हम मिनहोन को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में ड्रिंक करके घर पर आता है, जहाँ वो सोमिन पर इस बात के लिए ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है कि उसने उनकी वेडिंग का इन्विटेशन ऑफिस में क्यों भेजा। वो ये बात सीक्रेट रखना चाहता था कि वो सोमिन से शादी कर रहा है। तो सोमिन बोलती है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है कि मिनहोन को सबको उनकी शादी के बारे में बताने में इतनी शर्म आ रही है। पर वो अभी यहाँ पर सोमिन पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। पर मिनहोन की मॉम यहाँ पर सोमिन की साइड लेती है कि उसने एकदम सही किया, क्योंकि अगर ऑफिस के लोग वहाँ पर आएंगे तो उनके लिए कैश भी तो लेकर आएंगे जो कि उन्हें कलेक्ट करना था। और उसको सोमिन पर चिल्लाने से मना करती है, क्योंकि सोमिन प्रेग्नेंट थी। पर मिनहोन कहता है कि उसे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्रेग्नेंट है, और वो पागलों की तरह उस पर चिल्लाया जा रहा था, जो देखकर मिनहोन की मॉम उसे लेकर रूम के अंदर चली जाती है। वो उसे मिनहोन की बातों पर ध्यान देने से मना करती है और अच्छा म्यूज़िक सुनने के लिए बोलती है, ताकि उसके होने वाले बच्चे पर इन सब का असर ना पड़े। अब सोमिन वहीं पर बैठ जाती है और कहीं ना कहीं उसे भी मिनहोन के साथ रिलेशनशिप में आने का रिग्रेट हो रहा था, लेकिन वो ये चीज़ मिनहोन की मॉम के आगे शो नहीं करती। अब मिनहोन और सोमिन की वेडिंग का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर जीवन जब रेडी हो रही थी तभी यूजी उसके घर में आता है और उसके लिए एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जो कि उसने उसके लिए कब से खरीद कर रखा हुआ था। वो उसे बताता है कि तुम बेस्ट डिज़र्व करती हो। ये बोलकर वो उसे नेकलेस पहना देता है, और ये वैसा ही नेकलेस था जैसा कि सोमिन के पास है, लेकिन यूजी ने जीवन को ओरिजिनल वाला गिफ्ट किया था, जो सब कुछ देखकर जीवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हम सोमिन को देखते हैं, जो कि वेडिंग ड्रेस में बैठी होती है, और वो यहाँ पर खुद को समझा रही थी कि वो जीत चुकी है, तो उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और भले ही ये ड्रेस और मेकअप थोड़ा सा आउटडेटेड हो, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। तभी वहाँ पर मिनहोन की मॉम आ जाती है, जिसने सोमिन की ड्रेस से थोड़ी सी महंगी ड्रेस पहनी हुई थी, और वो सोमिन से पूछती है कि उसकी मॉम और उसके फ्रेंड्स अभी तक क्यों नहीं आए। तभी सोमिन की मॉम वहाँ पर आ जाती है, जिससे मिलकर मिनहोन की मॉम वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद पता चलता है कि असल में वो सोमिन की मॉम नहीं है, बल्कि वो तो एक पेड एक्ट्रेस है, और उसने यहाँ पर उसे अपनी मॉम बनाकर आने के लिए पैसे दिए हैं, क्योंकि सोमिन ने अपनी मॉम को शायद शादी के बारे में नहीं बताया था और वो यहाँ पर नहीं आने वाली थी। इधर मिनहोन अपनी मॉम के साथ सभी गेस्ट्स को वेलकम कर रहा था। तभी उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और वो मिनहोन से बोलता है कि तूने तो कहा था कि सोमिन शादी का मटेरियल नहीं है, फिर भी तू उससे शादी कर रहा है। जो सुनकर मिनहोन उसे साइड में लेकर चला जाता है, और तभी यहाँ पर एंट्री होती है यूजी और जीवन की, जिन्हें एक साथ देखकर मिनहोन बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है, और जीवन से तो उसकी नज़र ही नहीं हट रही होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। पर जीवन उसके पास जाकर उससे एक एनवेलप देकर कॉन्ग्रेट्स करती है और उसके साथ अंदर चली जाती है, जहाँ जीवन को देखकर उसका दोस्त भी एकदम हैरान रह गया था, और वो बोलता है कि ये तो तेरी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, मुझे लगता है कि तूने उसे डंप नहीं किया बल्कि उसने तुझे डंप किया है। उसके जाने पर मिनहोन एनवेलप खोलता है तो उसके अंदर उसने उसे सू किया हुआ था, क्योंकि मिनहोन ने उससे पैसे उधार लिए थे जो
देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। जीवन फिर सोमिन से मिलने के लिए जाती है, जिसे देखकर वो सोचने लग जाती है कि आखिर उसने सब कुछ बदल ही दिया, क्योंकि पहले जीवन उस वेडिंग ड्रेस में बैठी हुई थी और मिनहोन से उसकी शादी हुई थी, लेकिन अब उसकी जगह पर सोमिन थी। फिर वो सोमिन को बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, तो सोमिन भी इतराते हुए उसके सामने बोल पड़ती है कि ये ड्रेस मेरी मदर इन लॉ ने सिलेक्ट करी है और वो ना मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझते हैं। जो सुनकर जीवन हंसने लग जाती है और बोलती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम उनके साथ अच्छे से घुल मिल गई हो। सोमिन फिर यहाँ पर उसे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए बोलती है, लेकिन जीवन कहती है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसके पास जाकर उसके पैरों पर वो बैग फेंक देती है और बोलती है कि ये बैग मुझे मिनहोन ने दिलवाया था, इसलिए मैं वापस कर रही हूँ। अब तुम चाहो तो इसे रख लो या फिर बेच देना। फिर वो उसके पास आकर उसे कंग्रेचुलेट करते हुए बोलती है कि मेरा फेंका हुआ कचरा तुमने बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा है। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है, जिसे ऐसे देखकर सोमिन हैरान हो जाती है। वेडिंग रूम में जाने से पहले सोमिन खुद को समझा रही थी कि वो जीवन से जीत चुकी है, क्योंकि उसने उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली सब कुछ छीन लिया है और मिनहोन उसका कोई फेंका हुआ कचरा नहीं है, बल्कि उसने उसको उससे छीना है। अब वो स्माइल करते हुए वेडिंग हॉल में जाती है, जिसको इस तरीके से आते हुए देखकर जीवन अपने टाइम के बारे में याद करने लगती है, क्योंकि ठीक इसी तरीके से उसकी भी शादी यहाँ पर हुई थी और फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है, जो देखकर यूजी और जीवन काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर हेयुन यहाँ पर बोलने लग जाती है कि सोमिन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मॉम पर बिल्कुल भी नहीं गई और आजकल ऐसा भी होता है कि लोग एक्ट्रेस को हायर कर लेते हैं, तो शायद ये वही होगी। लेकिन जीवन इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसका काम हो चुका था, उसको उनकी शादी करवानी थी, जो कि हो गया था। तभी वहाँ पे योनो आता है, क्योंकि सोमिन ने उसे भी अपनी वेडिंग में इनवाइट किया था, जो जीवन को बताता है कि गलती से मैंने वो कार्ड बुली गर्ल्स को भी दिखा दिया। तभी वहाँ पर उन तीनों लड़कियों की एंट्री होती है, एकदम बोल्ड आउटफिट में। वो यहाँ पर सोमिन से बदला लेने के लिए आई हुई थी। वो सोमिन के पास जाकर बोलती है कि देखो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड वेडिंग के अंदर आ गई और तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को चुराकर उससे शादी करने में। जो सुनकर मिनहोन तो यहाँ से भाग जाता है और सोमिन इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग यहाँ से नहीं जा रही होती। तभी मिनहोन की मॉम बीच में आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम हो कौन, तो बता देती हैं कि हम लोग ब्राइड की बेस्ट फ्रेंड हैं। जो सुनकर उसकी मॉम को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ऐसी लड़कियां इसकी दोस्त हैं। वो उन लड़कियों को यहाँ से जाने के लिए बोलती हैं और कहती हैं तुम्हें पता है तुम किसकी शादी में आई हो, तो बोलती हैं कि हाँ हम उस कुत्ते की शादी में आए हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करके उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रहा है। ये सुनकर मिनहोन की मॉम को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ती है। ये लोग भी अब जब भागते भागते यहाँ से जा रहे थे तो जीवन को देखकर स्माइल कर रहे थे, क्योंकि अब उन लोगों ने सोमिन को पूरी शादी में एम्बेरस करके अपना बदला ले लिया था और वो जीवन के भी फ्रेंड्स बन गए थे। फिर यूजी जीवन को यहाँ से लेकर चला जाता है और यहाँ पर अब योनो और हेयुन रह गए थे, तो योनो को अपने साथ एक अच्छी जगह पर लंच करने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद था। तो योनो भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। सीन यहाँ से मिस यांग पर आता है, जो कि वेडिंग में नहीं आई थी, ऑफिस के स्टोर रूम में बैठकर रो रही थी। तभी मिस्टर ली वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले इस तरह से आने के लिए मना किया था ना। पर वो इमोशनल होकर बोलने लग जाती है कि इस न्यूज़ को मिलने के बाद वो घर पर जाकर रिग्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर उसकी बच्ची है। तो मिस्टर ली उसे साफ साफ बताने के लिए बोलते हैं। इस पर वो बता देती है कि उसे स्टमक कैंसर हो गया है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि जीवन का फेट मिस यांग के पास चला गया है, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक उसकी तरह ही थी और उनके हस्बैंड भी उस पर चीट कर रहा था। लेकिन जीवन को लग रहा था कि मिनहोन और सोमिन की शादी के बाद उसने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, जबकि उसका उल्टा हो गया, यानी कि शायद अब मिस यांग के साथ वो सब कुछ होने वाला था जो कि जीवन के साथ हुआ था। दूसरी तरफ जीवन भी यूजी के साथ उसके घर पर पहुंचती है, तो वहाँ पर पहले से यूरा उनका वेट कर रही थी और जो जीवन को बताती है कि वो यूजी की एक्स फियांसे है और शायद यूजी ने उसकी वजह से ही उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ी। जो सुनकर जीवन थोड़ी सी सरप्राइज होती है, क्योंकि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जीवन अभी यहाँ पर अपना पुराना टाइम याद करती है और बताती है कि कैसे उसने हमेशा सिर्फ गलत हाथों को ही चुना है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन की मॉम जब उसे और उसके डैड को छोड़कर चली गई थी किसी और आदमी के साथ, तब जीवन के डैड उसका ख्याल रखते थे और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते थे, जिन्हें इस तरीके से देखकर जीवन उन्हें एक नई कार लेने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि उन्हें यही कार ज़्यादा पसंद है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर अपने काम पर चले जाते हैं। फिर जब जीवन एक शॉप से सामान ले रही थी, तो वहाँ पर दो आंटी उसके बारे में बात करने लग जाती हैं कि ये बच्ची अपनी मॉम की तरह काफ़ी सुंदर है और मुझे उस पर काफ़ी तरस आता है, क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। जहाँ पर उसके सारे पड़ोसी टाइम पास करने के लिए उसकी मॉम के बारे में गॉसिप करते थे। अब जब वो सामान लेकर घर जा रही थी, तभी वो रास्ते में अपने डैड को जाता हुआ देखती है
वो भी उनके पीछे पीछे जाती है, जहाँ पर हम जीवन की मॉम को उनके नए हस्बैंड के साथ देखते हैं, जो कि अपनी लाइफ काफ़ी एंजॉय कर रही थी। जिन्हें इस तरीके से देखकर जीवन के डैड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और साथ ही जीवन को भी। वो सी साइड पर जाकर रोने लगती है। और प्रेजेंट टाइम वाले जीवन हमें बताती है कि तब से लेकर आज तक उसने सोच लिया था कि वो दुनिया की सबसे अनलकी गर्ल है। इसके बाद जब वो जीवन एक शॉप पर सामान लेने के लिए जाती है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसका वॉलेट कहीं पर गिर गया है। तो शॉप की जो आंटी होती है उसे ताने मारने लग जाती है कि बेटे, तुम्हारी मॉम तो तुम्हें छोड़कर भाग गई, इसलिए तुम्हें काफ़ी स्मार्ट बनना होगा ताकि लोग तुम पर उंगली ना उठा पाए। तभी वहाँ पर सोमिन आती है, जो कि उस आंटी को ऐसी बातें करने से मना करती है और जीवन को उसका पर्स वापस करती है। और इस वक्त से जीवन की लाइफ में जो भी लोग आते गए, उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, चाहे वो बुरे क्यों ना हो। उसे पता ही नहीं था कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। लेकिन दूसरे चांस में उसने सोचा था कि उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा, वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। लेकिन शायद इस बार भी उसने बुरी चीज़ों की तरफ हाथ बढ़ाया था। यहाँ से अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर यूरा यूजी को बोलती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी बार कॉल किया था, लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर यूजी जीवन को बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से चली जाती है। वो अपने घर पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही थी। तभी उसे हेयोन की कॉल आती है, जो कि जीवन को मिस यांग के स्टमक कैंसर के बारे में बताती है। ये सुनकर जीवन और भी दुखी हो जाती है, जिससे उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी फेट मिस यांग के पास चली गई है। ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरा ग्रैंडपा से मिलती है, जहाँ पर ग्रैंडपा उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि वो काम में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी। जो यहाँ पर बोलने लग जाती है कि उसने अपनी एंगेजमेंट यूजी से इसलिए तोड़ी थी क्योंकि उस वक्त यूजी उसे पसंद नहीं था, लेकिन अब वो काफ़ी चार्मिंग हो गया है। वो यहाँ पर उन्हें हिंट दे रही थी कि वो फिर से एंगेजमेंट करना चाहती है। फिर वो उनसे यहाँ पर कुछ टाइम और कोरिया में रहने की परमिशन मांगती है, जिसके लिए वो हाँ कर देते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि यूरा यहाँ पर कुछ और ही इरादे लेकर आई थी। उसने यूजी और जीवन पर नज़र रखी हुई थी, जहाँ पर वो इन दोनों की फ़ोटोज़ को देखते हुए बोलने लग जाती है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ले तो मुझे दुखी होना चाहिए या फिर इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि मुझे कोई और रिच लड़का मिल गया है। अगले दिन जीवन कार खरीद कर मिस यांग को हॉस्पिटल से घर छोड़ने के लिए जा रही थी, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूँगी, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे काफ़ी वीक फील होता है। लेकिन जब मैं अकेले होती हूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ। तभी जीवन गाड़ी साइड में लगाती है और उन्हें बोलती है कि मैं आपके साथ हूँ। वो उन्हें समझाती है कि आपको इस तरीके से हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो। उन्हें गले लगाकर रोने के लिए बोलती है, ताकि फिर वो भी उनके साथ ही रोने लग जाती है। इसके बाद हम सोमिन और मिनहान को देखते हैं, जो कि अपने हनीमून पर गए हुए थे। लेकिन मिनहान की मम्मी ने उन्हें कहीं बाहर जाने नहीं दिया होता, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सोमिन प्रेग्नेंट है और उसके लिए एयरप्लेन में फ्लाई करना अच्छा नहीं होगा, जिससे सोमिन बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और मिनहान से कंप्लेंट करती है। तब मिनहान उसे समझाता है कि तुमने शादी तो कर ली, पर तुम्हें शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इस तरीके से शादी नहीं चलती। हम दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने रोल्स निभाने होते हैं। मेरी मम्मी ने जो कुछ भी किया तुम उनकी हर चीज़ के लिए कंप्लेंट कर रही हो, जबकि मैंने अभी तक किसी भी चीज़ के लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं की। जो तुम्हारे फ्रेंड्स ने आकर शादी पर हंगामा किया उसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला। तो सोमिन बोलती है कि घर आने के बाद गुस्से में तुमने मुझ पर फ़ोन फेंक कर मारा था। इस पर मिनहान कहता है कि वो दोनों अलग चीज़ है। तभी मिनहान को उसके दोस्त का कॉल आ जाता है और वो बाहर आकर बात करता है, जहाँ पता चलता है कि शायद मिनहान की मॉम ने उसे कुछ पैसे दिए थे, जो कि घर खरीदने या फिर उसे रेंट पर लेने के लिए दिए थे। लेकिन इस प्रॉपर्टी को मिनहान ने बेच दिया था, क्योंकि उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी और यहाँ पर वो अपनी मॉम से बहाने लगाने वाला था। उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम इन सब पर विश्वास करेंगी और तुम्हारी वाइफ को कैसे समझाओगे। वो बोलता है कि मेरी वाइफ के पैसे नहीं है, इसलिए उसका इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर सोमिन आ जाती है, जो कि उसकी बात सुन लेती है और उसे पूछने लगती है कि वो किन सब के बारे में बात कर रहा था। तो अब मिनहान को सब कुछ बताना पड़ जाता है। सीन अब यहाँ से जीवन पर जाता है। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, वहाँ पर किम उसे बोलने लग जाता है कि वो ऑफिस आवर्स में भी टाइम वेस्ट करने के लिए इधर उधर घूमती रहती है। पर जीवन उसे अच्छे से जवाब देती है और बोलती है कि वो भी तो ऑफिस आवर्स में टाइम पास करने के लिए स्मोकिंग करने के लिए जा रहा है। साथ ही वो उसे चलकर फूड किट वाला प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए बोलता है, लेकिन वो कहता है कि अब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही जीवन ह्योन से मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी
उसकी कंपनी ने जिस शेफ़ को हायर किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, वो उनके साथ काम करने से मना कर देता है, जिसके पीछे हेयुन को लग रहा था कि शायद किम का हाथ है क्योंकि उसके काफ़ी कनेक्शंस थे। तभी यूजी जीवन को यहाँ पर बुलाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर उससे इस तरीके से बुलाने के लिए माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रही थी। तो जीवन बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इन सब के बारे में सोचने के लिए। इस पर यूजी बोलता है कि क्या तुमने पहले कभी मेरी शादी के बारे में सुना था, क्योंकि जीवन की डेथ होने तक भी यूजी ने शादी नहीं की थी, लेकिन उसकी डेथ के बाद यूजी को जीवन की इम्पोर्टेंस पता चली। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक फैमिली चाहिए, क्योंकि ये भी जीवन ने उसे नशे की हालत में बोला था। और बोलने लग जाता है कि पहले मैंने सोचा कि मैं शायद बिना किसी फीलिंग्स के साथ यूरा के साथ शादी कर लूँगा, लेकिन इस लाइफ में वापस आने के बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने उससे एंगेजमेंट तोड़ ली, जो कि मैं फ्यूचर में भी करने वाला था, लेकिन इस बार मैंने ये काम थोड़ा पहले कर लिया। लेकिन जीवन उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि उसे अब भी सभी बातें एक्सक्यूज़ लग रही है। फिर वो यहाँ से जाने लगती है, पर यूजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक डॉक्टर का कार्ड देता है, जिसे यूजी ने मिस यांग की सर्जरी के बारे में बात कर रखी थी ताकि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। तो जीवन इमोशनल होकर उस कार्ड को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब जब जीवन काम कर रही थी तभी उसे यूरा का कॉल आता है, जो कि उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर जीवन उसे माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसने अब यूजी से मिलना बंद कर दिया है क्योंकि उसे उनकी एंगेजमेंट के बारे में नहीं पता था। पर यूरा कहती है कि पहले तो 7 साल तक तुम्हारा एक ही बॉयफ्रेंड था, लेकिन उससे ब्रेकअप होने के बाद एकदम से तुमने अपने बॉस से प्यार कर लिया। लेकिन जीवन उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और जाने लगती है। तो यूरा वहाँ पर रखा हुआ विनेगर ग्लास नीचे गिराकर तोड़ देती है और जीवन को बोलती है कि तुम्हारे जैसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो सब कुछ जानने के बाद भी एकदम अनजान बनने का नाटक करते हैं। तुम्हें पता है कि यूजी काफ़ी रिच है, कंपनी का वारिस है, इसलिए तुम उसके क्लोज आई। जो सुनकर जीवन उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है और बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग खुद हैं बाकी लोग भी वैसे ही हैं। जीवन बोलती है कि यूजी कंपनी का मालिक हो या फिर नहीं हो, उसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आज तक उसकी लाइफ में जितने भी चेंजेस आए हैं वो सब उसके खुद की वजह से आए हैं, ना कि यूजी की मदद से। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और यूरा कुछ भी नहीं कह पाती। फिर जब यूजी अपने घर पर आता है तो बाहर उसे नेकलेस को रखा हुआ देखता है, जो कि जीवन ने उसे वापस कर दिया था। घर जाकर जीवन पहले तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर मिस यांग के बारे में सोचने लगती है, जिनके साथ भी वही सब कुछ होने वाला था जो कि जीवन के साथ हुआ था। अब सीन मिस यांग पर आता है, जिसे उसका हस्बैंड ट्रीटमेंट के लिए कहीं पर लेकर जा रहा था, जिन्हें इस तरीके से जाता हुआ मिस्टर ली भी देख रहे थे। और साथ ही यहाँ पर वो लड़की को भी देखते हैं जिससे कि मिस यांग के हस्बैंड को किस की थी। फिर वो खुद से बोलते हैं कि आखिर में ये सब क्या कर रहा हूँ। अगले दिन ऑफिस में जीवन को मिस यांग का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि तुमने जिस डॉक्टर का कार्ड दिया था मैं उनसे मिली और वो शायद मेरी सर्जरी करेंगे। जो सुनकर जीवन थोड़ी खुश हो जाती है और उसे रिलीफ मिलता है। तभी वो यहाँ पर यूजी को देखने लग जाती है कि कैसे उसने पहले से एक अच्छे कैंसर डॉक्टर के बारे में रिसर्च करके रखी हुई थी ताकि वो इस लाइफ में जीवन को बचा सके। वो यहाँ पर सोचने लगती है कि मैंने सोमिन और मिनहान की शादी तो करवा दी, लेकिन मेरा फेट उन लोगों के पास नहीं गया, क्योंकि शायद ये फिर हस्बैंड से रिलेटेड है, यानी कि मिस यांग का हस्बैंड भी उसे चीट करेगा। और वैसे भी सोमिन और मुझ में काफ़ी अंतर है। उसकी शादी मिनहोन से तो हो गई, लेकिन वो मेरी तरह उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ हम सोमिन और मिनहोन को उनकी मॉम के सामने देखते हैं, जहाँ वो लोग उन्हें बता देते हैं कि उनके साथ स्कैम हुआ है और उनके पैसे भी चले गए और उन्हें घर भी नहीं मिला। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सोमिन को बोलती है कि इन सब में तुम्हारी भी गलती है, तुम्हें भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन इस बार सोमिन खड़े होकर उसकी मॉम को जवाब देती है, बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने पैसे मिनहोन को दिए थे, उसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा था, तो फिर आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो। मिनहोन की मॉम बोलती है, मैं तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ और तुम मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकती हो। तो सोमिन बोलती है कि मेरे पास पैसे थे, क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, जिससे काफ़ी मुझे अच्छा रिटर्न भी मिला था, लेकिन मिनहोन ने मुझे पैसे लाने से मना किया था। और जब हम हनीमून पर थे तो मुझे एक बात और पता चली। यहाँ पर मिनहोन के कर्जे वाली बात सोमिन उसे बताने वाली थी, लेकिन मिनहोन उसे घूर कर देखने लग जाता है। तो वो रुक जाती है और मिनहोन की मॉम को बोलती है कि आपको अपने बेटे को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अब वो इस घर को संभालेगा, साथ ही वो मेरे होने वाले बच्चे का डैड भी है। जो सुनकर उसकी मॉम भी चुप हो जाती है। और अब क्योंकि वो लोग मिनहोन के पेरेंट्स के साथ ही रहने वाले थे, तो रूम में जाकर मिनहोन सोमिन से बोलता है कि वो उससे शादी करके इतना गिल्टी भी नहीं है, क्योंकि उसने उसको मार पड़ने से बचा और अब वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है।
तब सोमिन सच बता देती है कि उसका कोई बच्चा नहीं है, जो सुनकर मिनहोन हैरान हो जाता है। सोमिन बताती है कि जब उस दिन तुमने गुस्से में मुझ पर फ़ोन फेंक कर मारा था तो मुझे पेट में काफ़ी दर्द हो गया और मेरा मिसकैरेज हो गया। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। जो सुनकर मिनहोन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है। पर फिर वो सोमिन के पास आकर बोलता है कि जब हम हनीमून पर थे तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें बच्चे की वजह से मीट खाने की क्रेविंग हो रही है। इस पर सोमिन बोलती है कि तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हारे पास घर है, तो कहाँ है तुम्हारे पास। जो सुनकर वो चुप हो जाता है, क्योंकि अब ये दोनों इक्वल हो गए थे। लेकिन जब मिनहोन जीवन के साथ रिलेशनशिप में था तो सिर्फ हमेशा उसे ही पागल बनाया करता था। आगे हम देखते हैं कि जब जीवन ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी तभी ह्यून उसके लिए स्नैक्स लेकर आती है, जो दोनों साथ में बैठकर खा रहे थे। तभी ह्यून उसे बता देती है कि असल में ये स्नैक्स वो नहीं लेकर आई, बल्कि यूजी ने ही आपके लिए भेजे थे। अब वो यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि यूजी ने यूरा से एंगेजमेंट मेरे कहने पर करी थी, क्योंकि उसने कहा था कि उसे एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बनानी है और उसे डेटिंग वगैरह करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो एक रोबोट की तरह बिहेव करता था, वो कुछ भी फील नहीं करता था, जिसकी वजह से उसने ऐसा ह्यून के कहने पर कर लिया था। पर उसने अपने सेंसेस में आने के बाद उससे एंगेजमेंट को तोड़ दिया, जो कि एक सही डिसीजन था, क्योंकि यूरा उसके लिए सही लड़की नहीं है। साथ ही ह्यून बोलती है कि मैंने नोटिस किया है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हारे लिए फील भी करता है। लेकिन जीवन उससे अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहती थी और उठ के जाने लगती है। पर ह्यून उसे रोकती है और उसे बताती है कि मैं यूजी की रियल सिस्टर नहीं हूँ। जहाँ हमें पता चलता है कि यूजी के डैड की 2 वाइफ थी और जो ह्यून है ना, वो दूसरी वाइफ की बेटी होती है। वो बोलती है कि मेरी मॉम और मेरी वजह से यूजी पहले ही काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका है, इसलिए वो किसी को भी चीट नहीं कर सकता। यानी कि वो उसे इनडायरेक्टली ये समझा रही थी कि यूजी ने उसे कोई चीट नहीं किया है। दूसरी तरफ जब यूजी ग्रैंडपा के घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर यूरा आई हुई थी, जिसे वो बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि वो इतना सब कुछ क्यों कर रही है, उसने उससे एंगेजमेंट तोड़ दी है। तो क्या वो उसके डिसीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। जिस पर वो बोलती है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है तब मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और अब तो तुमने अपना ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह सब कुछ भी चेंज कर लिया, तो ये क्या तुमने जीवन की वजह से किया है। जहाँ पर वो उससे ये भी बोलती है कि तुम्हें पता तो है कि मेरी चीज़ों को अगर कोई और ले ले तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ से हमें 2017 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरा को जब ये लगा था कि कोई लड़की यूजी के करीब आने की कोशिश कर रही है तो उसने किसी को हायर करके उसे बहुत ज़्यादा पिटवाया था, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। प्रेजेंट में उसे ड्रॉप करने के बाद यूजी ग्रैंडपा से बात करने के लिए जाता है, जहां ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि यूरा एक अच्छी लड़की है, क्योंकि उसे इस फैमिली में शादी करने की वैल्यू पता थी और वो उसके लिए पॉसेसिव भी थी। तब यूजी अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि जब मेरी मॉम बीमार थी तो ह्यून की मॉम से क्या यही देखकर मेरे पापा ने शादी करी थी। पहले तो वो अपनी स्टेप मॉम के साथ नहीं रहना चाहता था, पर जब उसे पता चला था कि उनकी 5 साल की बेटी भी है तो वो उनके साथ रहने के लिए मान गया था। पर उसने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता। जो सब बातें करते करते वो बहुत इमोशनल हो जाता है और ग्रैंडपा भी उसे कुछ नहीं कहते। उसके बाद हमें यूरा को दिखाते हैं, जो मिनहोन और सोमिन की शादी की फ़ोटोज़ देखती है और बोलती है कि शायद इन लोगों को पता नहीं है कि यूजी कौन है। अगर इन लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा तो क्या होगा। अगले दिन फिर हम सोमिन को देखते हैं, जो कि जैसे ही सुबह उठती है देखती है पूरा घर फैला हुआ था और मिनहोन की मॉम कहीं बाहर जा रही थी और सोमिन को पूरा घर अच्छे से साफ़ करने के लिए बोलती है, जो उसका करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो बहुत गुस्से में करती है। तभी यूरा उसके घर पर यूजी और जीवन के कुछ फ़ोटोज़ भेजती है, साथ ही कंपनी के कुछ पेपर्स भी भेजती है, जिससे सोमिन को पता चलता है कि यूजी तो कंपनी का मालिक है और जीवन यूजी को डेट कर रही है। ये जानकर वो पागलों की तरह हरकतें करने लग जाती है कि जीवन के लिए मिनहोन कचरा था, जो कि उसने उसके ऊपर ठोक दिया और खुद एक रिच आदमी के साथ है। जो जानकर वो गुस्से में अपनी और मिनहोन की फ़ोटो भी तोड़ देती है। और शाम को जब मिनहोन घर आता है तो घर की ऐसी हालत के बारे में अपनी मॉम से पूछता है। इस पर वो बोलती है कि जाकर अपनी बीवी से पूछ, उसी ने ये सब कुछ किया है और ख़ुद को रूम के अंदर लॉक कर लिया है। अब मिनहोन जैसे ही सोमिन से मिलता है तो वो उसे भी वो सारी चीज़ें दिखाती है, लेकिन जीवन के ऊपर गुस्सा करने के बजाय यूजी से जेलस हो रहा था मिनहोन, जो देखकर मिनहोन पर उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है कि आदमी कचरा तो है ही, साथ में बेवकूफ़ भी है। वो बोलती है कि जीवन ने अपना कचरा मुझे दे दिया और ख़ुद वो एक रिच आदमी के साथ है, हमें उससे बदला लेना होगा और तुम्हें अपना कर्ज भी पे करना है ना। 100 मिलियन बहुत रहेंगे क्या। मिनहोन बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये सब तुम कैसे करोगी और वो तुम्हें इतने पैसे कभी नहीं देगी। पर सोमिन गुस्से में बोलती है कि जीवन को मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ और उसे ये करना ही होगा। फिर वो किसी को मैसेज करती है
रात में जीवन को उसकी मॉम का मैसेज आता है जो कि उसको मिलने के लिए बुलाती है। जिनका मैसेज अचानक से देखकर जीवन काफ़ी हैरान थी। अगली सुबह जीवन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा प्रिटी हो। तो जीवन बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल आप पर गई हूँ। जीवन के कन्फ्रंट करने पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी क्योंकि तुम्हारे डैड से शादी तो कर ली थी मैंने, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कभी भी उनसे प्यार नहीं कर पाई। लेकिन जब मुझे कोई ऐसा आदमी मिला जिससे मैं प्यार करने लगी तो मैं उसके साथ चली गई। मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया और मैंने तुमसे कई बार मिलने की कोशिश भी की, लेकिन तुम्हारे डैड ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। और जब तुम्हारे डैड की डेथ हुई तब भी मैं तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। पर जीवन बोलती है कि डैड ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पाला, लेकिन फिर भी मॉम की कमी हमेशा मेरी लाइफ में रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ टीनेजर गर्ल थी जो कि हमेशा गलत लोगों से मिलती रही। मुझे पता ही नहीं था कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं था। जो सुनकर उसकी मॉम भी इमोशनल हो जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। फिर दोनों कॉफ़ी शॉप से बाहर आते हैं, जहाँ पर जीवन अपनी मॉम से कल मिलने की बात करती है। अगले दिन फिर वो अपनी मॉम को अपनी कार में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उनके साथ काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाती है, उन्हें बैग दिलवाती है, कपड़े दिलवाती है और यहाँ तक कि नेकलेस भी गिफ्ट करती है, जो देखकर जीवन की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है और बातों ही बातों में बोल पड़ती है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम एक रिच लड़के को डेट कर रही हो, तो तुम्हें पता है कि पैसे को कैसे खर्च करना है। अब जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके मुंह से क्या बात निकल गई तो वो चुप हो जाती है। पर जीवन बोलती है कि वो ये सब कुछ पहले से ही जानती थी, क्योंकि उसके फादर की डेथ होने के बाद जब जीवन ने कॉलेज में एडमिशन लिया तब भी वो उससे मिलने के लिए नहीं आई। जब उसकी जॉब लगी तब भी वो उससे मिलने के लिए नहीं आई, लेकिन अब जब वो किसी रिच लड़के को डेट कर रही है तो वो उससे मिलने के लिए आ गई। जहाँ हम जान पाते हैं कि असल में सोमिन ने ही जीवन की मॉम को भेजा था ताकि वो उससे पैसे निकलवा सके। जीवन की मॉम बोलती है कि जब तुम्हें सब कुछ पहले ही पता था तो तुमने मुझे ये सब क्यों दिलवाया। तो जीवन बोलती है कि क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ एक बार डेट पर जाना चाहती थी, जहाँ पर मैं और मेरी मॉम अच्छे से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर। और जिस लड़के की बात आप कर रही हो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। जो सुनकर उसकी माँ उसे रोकते हुए बोलती है कि अगर तुम मुझे 100 मिलियन वॉन दोगी तो मैं तुम्हारे से दोबारा नहीं मिलूंगी। पर जीवन बोलती है कि आपने एक मॉम की बजाय एक औरत होकर जीना ज़्यादा ज़रूरी समझा, इसलिए अब ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही कोई मॉम, तो जैसे आप अभी तक रह रही थी आप वैसे ही जाकर अपनी लाइफ जियो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब यूरा का ये प्लान भी फेल हो गया था, जिसकी वजह से वो सीधे मिनहॉन से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जीवन यूजी को देखने के लिए जूडो अकेडमी जाती है, जहाँ पर वो जूडो प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो उसे छुप कर देखने लगती है। पर यूजू उसे देख लेता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान प्रैक्टिस पर से हट जाता है और उसका दोस्त उसे पहली बार उठाकर पटक देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि जीवन डैड की ग्रेव पर जाती है, जहाँ पर वो उनसे बोलती है कि वो इस सेकंड चांस को बहुत ही अच्छे से यूज़ करना चाहती थी, लेकिन यहाँ के लोग कोई भी उसे खुश नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है और उसने फिर से किसी अपने चाहने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जहाँ पर वो यूजी की बात कर रही थी।